हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के आपकी राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं 60 क्वेश्चन। अब जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं पूरा यहाँ पर हम खत्म करेंगे सारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ करके। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ आपके फर्स्ट पेपर के भी और सेकेंड पेपर के भी, यानी कि इस पेपर के भी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको केवल एक या दो विषय का नोट्स चाहिए, जैसे कि मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, जो विषय आपके कमजोर हैं, तो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको पूरा का पूरा सिलेबस चाहिए या जितनी भी चीजें चाहिए आपको, हर चीज आपको मिल जाएगी हमारे ऐप में। क्योंकि ऐप में हम बहुत ही अच्छे से सारे विषयों की वीडियोस, क्लासेस, लेक्चर्स, इसके अलावा सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ऐप के बारे में भी मैं बताऊंगी। ये हमारा ऐप है और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम क्लास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। देखिए, जब पाठ्य पुस्तकों का मतलब है जो बच्चों की किताबें हैं। जो बच्चों की किताबें हैं वो किस तरीके से तैयार की जाए, तो हम सभी को पता है कि अगर कक्षा 2 की किताब या कक्षा 3 की किताब हम बना रहे हैं तो वो किताब ऐसी होनी चाहिए कि वह बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, यानी कि जिस साल का बच्चा हो उसके मानसिक स्तर की ही किताब हो। ये नहीं कि कक्षा 2 के बच्चे को आप कक्षा 10 की चीजें नहीं पढ़ा पाएंगे। तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल और चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। जैसे छोटे बच्चों की किताबें आप देखते हो, चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, सब बहुत रंग बिरंगी होती हैं। बहुत ही रंग बिरंगी होती हैं। धीरे धीरे जैसे बड़े क्लास में आप जाते हो, रंग बिरंगी किताबें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बड़े होते हो आप, वैसे वैसे आपका जो लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है, तो कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार। क्वेश्चन नंबर 63 है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए, तो बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना, इसीलिए बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है। समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। देखिए, जो एनपीआरसी के मुख्य कार्य होता है या प्रमुख कार्य होता है वो होता है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्य अनुभवों गतिविधियों का केंद्र होगा। यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए, सभी बच्चों को खेलने का समान अवसर मिलना चाहिए। खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एक अधिकार न होने देना। खासकर ऐसा देखा जाता है कि अगर कक्षा में 20 बच्चे हैं तो 20 में से 5 ऐसे होंगे जो खेल में बहुत आनंद लेंगे, बाकी 15 को उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा खेल में। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि सभी बच्चे किसी न किसी प्रकार के खेल में पार्टिसिपेट करें। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना, खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 67 है, लोच का सिद्धांत क्या है। प्रबंधन एक साधन है न कि साध्य, इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। श्यामपट्ट, हम सभी को पता है कि कक्षा में श्यामपट्ट का होना, चार्ट का होना, मॉडल होना, मानचित्र और आकृतियों का बना होना, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री, इन सब का होना बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय में आवश्यक सामग्रियों में फर्नीचर तो आवश्यक है। बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है। कक्षा में फर्नीचर भी होना चाहिए। कक्षा में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर,
ये सब चीजें होनी चाहिए, चार्ट मॉडल ये सब होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। तो प्रभावी शिक्षक के गुण, एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों की विशेषताओं में देखिए, पहला है चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। फिर है, छात्रों को अपने आप सीखने का अवसर मिले। इस तरह से उसमें जो कंटेंट है वो लिखा होना चाहिए, किताब इस तरह से लिखी हो कि बच्चे खुद सीखने में इंटरेस्ट लें, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन का भी अवसर मिले। जैसे कक्षा में जब कोई चैप्टर बच्चे ने पढ़ लिया तो अभ्यास कार्य खूब कराए जाए, प्रश्नोत्तर बहुत हो, मिलान वाले प्रश्न हो और इस रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके और पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 72 है, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय। देखिए, अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है, यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, समय सारणी के किन्हीं दो सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना, छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। क्वेश्चन नंबर 74 है, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। साला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखा चित्र होता है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। दोस्तों, जो स्कूल का कैलेंडर होता है उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, कब विद्यालय में छुट्टी रहेगी, कब सत्र परीक्षा स्टार्ट होगी, कब अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होगी, कब वार्षिक परीक्षाएं होंगी। इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में उसमें रहता है कि विद्यालय में वार्षिक समारोह यानी कि एनुअल फंक्शन कब होगा, अभिभावक सम्मेलन, इन सभी का उसमें जिक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। तो यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है और इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, कार्य अनुभव विभाग, ये सब प्रमुख रूप से प्रबंधन के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सफल नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए। कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप हो, यानी कि जैसे कोई टीचर है जिसको हिंदी विषय पसंद है तो उसको हिंदी की क्लास दी जाए, कोई ऐसा टीचर है जिसको गणित पसंद है तो उसको गणित की क्लासेस दी जाए, यानी कि जो टीचर जिस विषय में अच्छा हो उसको वही क्लास दी जाए, उसकी योग्यता के अनुसार और रुचि के अनुसार। कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार हो, सभी को एक समान रूप से कार्य मिले। क्वेश्चन नंबर 78 है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना और वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली दो क्रियाओं का उल्लेख करिए। तो छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज दी जाए और छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बोलने का अवसर दिया जाए, भाषण प्रतियोगिता कराई जाए या निबंध प्रतियोगिता कराई जाए कि कुछ ना कुछ बच्चे सीखें। क्वेश्चन नंबर 80 है, किन्हीं दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। श्यामपट्ट। श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। कंप्यूटर लैपटॉप। आज कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। लैपटॉप और कंप्यूटर लगभग हर घर में अब धीरे धीरे हो जा रहा है क्योंकि ये आज के समय की डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है अथवा प्रयोगशाला के महत्व पर
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखिए कि इंटर कॉलेज जो होते हैं उसमें अलग अलग फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, सभी की अलग अलग प्रयोगशाला या आपको देखने को लेबोरेटरी मिलती है, जिसमें अलग अलग प्रकार से बच्चे प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्राथमिक स्तर की 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। दोस्तों कलरव, रेनबो यहाँ पर दिया हुआ है। अब तो बहुत सारे अलग अलग नाम आ गए हैं, सारंगी हो गया है, इसके अलावा मृदंग हो गया है, इंग्लिश वाली बुक जो नाम है वो चेंज हो गया। गणित की बुक का आनंदमय गणित हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनका जो नाम है वो दोस्तों अब चेंज कर दिया गया है। हालांकि बस नाम ही चेंज किया गया है, बाकी अंदर की चीजें बहुत हद तक वही हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, किन्हीं 2 विद्यालय अभिलेखों के नाम व उनका उपयोग बताइए। तो लॉग बुक, स्कूल कैलेंडर। तो लॉग बुक देखिए, लॉग बुक द्वारा इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय की डायरी होती है जिसमें तथ्यों का विवरण दिया गया होता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर, ये सभी लॉग बुक में होते हैं। स्कूल कैलेंडर, यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है। तो बाल सरकार का गठन विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, एनसीईआरटी के कोई 2 कार्य बताइए। देखिए एनसीईआरटी जो है दोस्तों ये स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप और उनके स्तर मान को निर्धारित करती है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का भी निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। आप सुनते होंगे कि एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं स्कूल में, तो एनसीईआरटी जो है पाठ्य पुस्तकों का भी निर्माण करने का कार्य करती है अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक। क्वेश्चन नंबर 86 है, सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकें जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। क्वेश्चन नंबर 87 है, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना और विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम और उनके उपयोग बताइए। तो चार्ट, मॉडल, मानचित्र, श्यामपट्ट। देखिए चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत मदद करती है। इसलिए देखिए चार्ट बहुत बनवाया जाता है, अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए चार्ट हम बनवाते हैं। मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है। जहां हम जा नहीं सकते हैं उन स्थलों तथा वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है, यानी कि उसका मॉडल, जैसे कि ताजमहल की बात करें तो ताजमहल का मॉडल हम बना के बच्चों को दिखा सकते हैं, या जहां हम नहीं जा सकते वहां का हम मॉडल बना के बच्चों को दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस की स्थापना क्यों की गई। तो मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, पीटीए यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ और एमटीए मातृ शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई। तो प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को। क्वेश्चन नंबर 91 है, पीटीए तथा एमटीए के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो अध्यक्ष अभिभावकों में से ही कोई बनेगा, अभिभावकों में से ही कोई अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष उसी स्कूल का प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका और मंत्री शिक्षक सदस्यों को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विद्यालय श्रेणीकरण क्या है। जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालय में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता और महत्व बताइए।
तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो एनसीटी की स्थापना यहाँ पर पूछ रहा है तो 1995 में। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 41। क्वेश्चन नंबर 96 है, समुदाय से आप क्या समझते हैं? 2020 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आख्या कर रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना। क्वेश्चन नंबर 97 है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं? तो हम सभी को पता है, शिक्षक, छात्र और समुदाय। 2020 में और 22 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 2020 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जे.एफ. ब्रेडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है, ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 100 है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 101 है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग तथा शोधन एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन तथा परिष्टकरण हो सके। विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 102 है, ग्राम शिक्षा समिति क्या है? शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ग्राम सभा का प्रधान इसी समिति का अध्यक्ष होता है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। 20, 21 और 22 में ये प्रश्न लगातार पूछा गया है कि विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। किस किस प्रकार के अभिलेख विद्यालय में होते हैं? तो सामान्य अभिलेख, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, उपकरण संबंधी अभिलेख और वित्तीय अभिलेख। ये प्रमुख रूप से होते हैं 5 प्रकार के अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 104 है, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 2020 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न। देखिए महत्व में, देखिए पहला पॉइंट है, संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव होती है अगर नियोजन अच्छे से आपने किया है, प्लानिंग अच्छे से की है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, मीना मंच के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। 2020, 21 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। मीना मंच मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, तो मीना मंच याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। देखिए प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय, ये सब समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, ये सब आ जाते हैं। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रबंधन से क्या आशय है? स्पष्ट करिए, अथवा कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर का क्या महत्व है? तो लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना होता है जिसमें शिक्षण से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रह होता है। लर्निंग कॉर्नर में उपस्थित वस्तुओं को बच्चे स्पर्श करके, देखकर और पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। वहां पर बहुत सारे मॉडल रखे होते हैं, चार्ट पेपर रखे होते हैं, मानचित्र होता है, जिससे बच्चे जिसको छू कर देख करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट करिए। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि।
जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके। इसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, सूचना संकलन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 111 है, ग्राम शिक्षा समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं। दोस्तों देखिए, तो ग्राम शिक्षा समिति यहाँ पर पूछ रहा है और यहाँ पर ये प्रबंध समिति के बारे में दे दिया है। जो प्रबंध समिति होती है विद्यालय की, विद्यालय प्रबंध समिति, उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 11 अभिभावक और 4 नामित सदस्य होते हैं। तो ये किसके बारे में यहाँ पर बता दिया है, ये विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के बारे में यहाँ पर बता दिया है, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति पूछ रहा है। तो ग्राम शिक्षा समिति में टोटल 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5। और इसमें जो इसका जो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान होता है, और जो सचिव होता है वो प्रधानाध्यापक होता है, और इसमें 3 अभिभावक होते हैं। ठीक है, तो इनको मिला करके टोटल 5 सदस्य होते हैं। तो ये किसके बारे में दे दिया है? विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में दे दिया कि 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 11 लोग अभिभावक ही होते हैं बच्चों के, और 4 नामित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य बताइए, अथवा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन व परिमार्जन करना, छात्रों को संपूर्ण व्यस्त रखना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, और छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 113 है, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। 2020, 21 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा आदि। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। 2021 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 115 भी 2021 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। डायट मेंटर कौन होते हैं, और डायट मेंटर के 2 कार्य लिखिए। तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण अधिगम संबंधी निम्नलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। डायट मेंटर विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इसके समाधान के लिए उपाय भी बताते हैं, और खेल गतिविधियों तथा शिक्षण अधिगम के प्रयोग को सुनिश्चित भी करते हैं। शिक्षण सामग्री के प्रयोग को भी सुनिश्चित करते हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर अभिकरण है। तो एनसीईआरटी है दोस्तों, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी का नाम सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं 2 अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, शिक्षा के अभिकरणों के 2 स्वरूप हैं, परिवार, समाज और समुदाय भी एक अभिकरण ही है, तथा सभी तरह के विद्यालय दूसरे अभिकरण हैं। औपचारिक शिक्षा दूसरे अभिकरण तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रथम अभिकरण में आजीवन मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 118 है, विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व होता है, समझाइए। 2020 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्लाइड और झूले संतुलन तथा समन्वयन को बढ़ावा देते हैं। चढ़ाई वाले फ्रेम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, और स्पर्श पैनल हाथ आंखों के कौशल के साथ मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। महिला प्रेरक दल समूह को संवेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रशिक्षण मॉडल के रूप में तैयार किया जाता है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता व कौशल के विकास के लिए, बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यों को बताइए। तो सबसे पहले देखिए, समितियों और परिषदों का निर्माण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करने, पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परीक्षा लेने एवं शिक्षा से संबंधित अन्य कार्यों को करने के लिए राज्य विभिन्न स्तरों पर राज्य कर्मचारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न परिषदों और समितियों का निर्माण करता है।
क्वेश्चन नंबर 121 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 2 कार्य बताइए। तो देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं तैनाती नियंत्रित करती है, विद्यालय समय अवधि निर्धारित करती है तथा प्रदेश में बेसिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों को भी मान्यता देती है। क्वेश्चन नंबर 122 है, टीईटी का पूरा नाम। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 123 है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया? तो 2001-2 में। क्वेश्चन नंबर 124 है, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ? तो 2001 में। क्वेश्चन नंबर 125 है, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम लिखिए। तो एमडीएम पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, ये सब छात्रों से संबंधित पंजिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, विद्यालय प्रबंध से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ। क्वेश्चन नंबर 127 है, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? तो 5000 और उच्च प्राथमिक के लिए 7000। क्वेश्चन नंबर 128 है, विद्यालय रख रखाव के लिए कितनी राशि देय है? तो 7500 वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 129 है, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? 400 प्रति छात्र प्रति वर्ष। निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है, जो कि अब आपको पता है कि 1200 रुपए जाते हैं खाते में। बच्चे के अभिभावक के, जो उनको खरीदना होता है, उनकी जिम्मेदारी हो गई है अब डीबीटी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 130 है, टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को कितनी धनराशि दी जाती है? तो 500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 131 है, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक 300, कक्षा 6 से लेकर 8 तक 480 रुपए। क्वेश्चन नंबर 132 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, जैसा मैं बता रही थी आपको कि विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होते हैं, और यहीं पर यहाँ पर देखिए सही लिखा, जिसमें से 11 अभिभावक होते हैं और 6 सदस्य क्या होते हैं? देखिए, तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका ये सचिव होते हैं, लेखपाल होते हैं, मिडवाइफ होती हैं, एएनएम, और प्रधान द्वारा नामित कोई सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो 50% महिलाएं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। देखिए, तो विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं, एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है, हर 2 वर्ष पर नया बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, आरटीई अधिनियम कब बना? तो 2009 में। क्वेश्चन नंबर 137 है, आरटीई अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो जुलाई 2011 से। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत में आरटीई कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 139 है, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए? तो प्राथमिक के लिए 200 कार्य दिवस और उच्च प्राथमिक के लिए 220 कार्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 140 है, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित करना है? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1000 घंटे। क्वेश्चन नंबर 141 है, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य और दायित्व बताइए। तो आरटीई 2009 के अधिकार कानून को आसपास के लोगों को बताना, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर उपस्थित रहें, नियमित रूप से आए, यह भी सुनिश्चित करना, उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक और छात्रों को बताना, 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। तो प्रजातांत्रिक प्रबंध, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना और आवधिक निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 143 है, प्रजातंत्रीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, प्रजातंत्रीय प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलता पूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना होता है।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय पर पीटीए और एमटीए की मीटिंग कराते रहें, जिससे विद्यालय का सकुशल संचालन होता रहे। क्वेश्चन नंबर 144 है, विद्यालय विकास योजना क्या है, समझाइए। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है, यही विद्यालय विकास योजना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 145 है, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो अभिभावक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रबंधन क्या है, तो विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न। अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है या किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है, तो हम सभी को पता है, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 148 है, प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को मिलती है, तो 500 रुपए मिलती है प्रत्येक अध्यापक को। क्वेश्चन नंबर 149 है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं अथवा विद्यालय प्रबंधन क्या है। विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 150 है, मानवीय प्रबंधन क्या है, विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम लिखिए। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं, बच्चे, शिक्षक और समुदाय। तो मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 पर आते हैं, मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। तो मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्ता में, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित कराना, जागरूकता रैली, नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 152 है, मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, पहला है अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना, अपनी बात रखनी चाहिए। तीसरा है शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, ये सभी के लिए लागू होता है कि अपनी बात सही तरीके से आप रखें और अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से करें और किसी से भी शिष्टाचार तरीके से, चाहे शिक्षक बच्चों से बात करें या प्रधानाध्यापक शिक्षकों से बात करें, तमीज से बात करें, अच्छे से बात करें। क्वेश्चन नंबर 153 है, टीएलएम का पूरा नाम लिखिए। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत पूछता है एग्जाम में। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 154 है, बीआरसी का पूरा नाम क्या है, तो ब्लॉक संसाधन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 155 है, डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 156 है, एनसीटी का पूरा नाम तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 157 है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है, इलाहाबाद या प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 158 है, एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 159 है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 160 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी का गठन कब हुआ था, तो एससीईआरटी का गठन हुआ था 1981 में। और फ्रेंड्स, इस तरीके से सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको 4th सेमेस्टर के सारे विषयों के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राजन सीरीज, पवन सीरीज, मास्टर क्लास, ये सब अगर आपको चाहिए तो आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705954549। इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, पूरा का पूरा क्लास ऐसे ही देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।